आज मैं आप लोगों को लीजमैन स्टैनिंग के प्रोसीजर प्रिंसिपल के बारे में डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों इच पैथोलॉजी लेबोरेटरी में दोस्तों लीजमैन स्टैन क्या होती है, पर डे रूटीन स्टैन है। तो पर डे इच पैथोलॉजी लैब में क्या होती है, लीजमैन स्टैन परफॉर्म की जाती है। तो दोस्तों लीजमैन स्टैन का यूजेस क्या है। लीजमैन स्टैन का नॉर्मल यूजेस दोस्तों डिफरेंशियल लिक्विसाइड काउंट, और जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं DLC। और मान लीजिए यदि हमें पेरिफेरल स्मेयर का एग्जामिनेशन करना है, जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं PS का यदि हमें एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, लीजमैन स्टैन परफॉर्म करते हैं। और इन केस ऑफ मान लीजिए PS कमेंट, पेरिफेरल स्मेयर में हमें कोई कमेंट देना है, यदि मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स के बेस पे कि हाइपोक्रोम, हमें कोई पेशेंट को एनीमिक पेशेंट तो नहीं है, और मान लीजिए कोई हमें मान लीजिए रेड ब्लड सेल्स का अरेंजमेंट लाइक मान लीजिए आर्टोग्लूटिनेशन, रॉलिस फॉर्मेशन, इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लीजमैन स्टैन परफॉर्म करते हैं। और तो मान लीजिए यदि हम जब हम ब्लड सैंपल को हेमेटोलॉजी एनालाइजर में क्या करते हैं, रन करते हैं। देन रन करने के बाद यदि मान लीजिए कोई भी सेलुलर सेल्स जो है लो और हाई आ रहे हैं, उनकी नॉर्मल लेवल से बिलो आ रहा है तो हायर आ रहा काउंट, तो उसको भी हम क्रॉस चेक करने के लिए क्या करते हैं, लीजमैन स्टैन परफॉर्म करते हैं। उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी जो मशीन है वो सेल्स काउंट सही दे रही है या गलत। और दोस्तों जो लीजमैन स्टैन है इसके यूज हम मोस्ट कॉमन क्या करते हैं, पैरासाइट के एग्जामिनेशन के लिए। जो मलेरिया पैरासाइट है इनकी डिफरेंट फॉर्म, जैसे मान लीजिए रिंग फॉर्म है और गेमेटोसाइट फॉर्म है, इनको भी हम एग्जामिन करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लीजमैन स्टैन का यूज करते हैं। एज वेल एज साथ में दोस्तों जो अदर पैरासाइट है लाइक मान लीजिए लीशमानिया डोनावेनी, ट्रिप्नोसोमा, माइक्रोफाइलेरिया, इन अदर पैरासाइट के एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हम लीजमैन स्टैन यूज करते हैं। तो दोस्तों जो लीजमैन स्टैन है, लीजमैन स्टैन की डिस्कवरी, सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करेंगे कि लीजमैन स्टैन की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेस पे आप लोगों से 100% मोर चांसेस होते हैं कि किसी भी चीज़ का इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया है। तो दोस्तों जो लीजमैन स्टैन है, लीजमैन स्टैन का इन्वेंशन विलियम बूस्ट, जो कि क्या थे, स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1901 में क्या किया था, लीजमैन स्टैन का इन्वेंशन किया था। तो लीजमैन स्टैन का नाम लीजमैन स्टैन क्यों रखा गया दोस्तों, जो विलियम बूस्ट साइंटिस्ट थे इनके नाम के लास्ट में क्या था, विलियम बूस्ट लीजमैन। तो इन्हीं के नाम के बेस पर क्या रख दिया गया, इन्होंने इन्वेंशन किया था तो इन्हीं के नाम पर क्या रख दिया गया, लीजमैन स्टैन। तो दोस्तों हम डिस्कवरी की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ लीजमैन स्टैन। दोस्तों लीजमैन स्टैन इज discovered by William Boost Leishman in 1901। सन 1901 में विलियम बूस्ट एक स्कॉटिश पैथोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, लीजमैन स्टैन का इन्वेंशन किया था। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को याद हो गया होगा, और आप लोग इस क्वेश्चन को रिमेंबर भी कर रखेंगे कि लीजमैन स्टैन की इन्वेंशन किस साइंटिस्ट ने किया था। देन हमारा आता है लीजमैन स्टैन क्या है दोस्तों। बेसिकली लीजमैन स्टैन दो स्टैन का कॉम्बिनेशन है, एक तो मिथाइलिन ब्लू प्लस यूसिन। तो हमारे पास क्या होता है, जो रोमानोवस्की स्टैन एक विशेष जो लीजमैन स्टैन है, बेसिकली क्या है, रोमानोवस्की स्टैन है। रोमानोवस्की स्टैन क्या होती है दोस्तों, जो बेसिकली टू डाई का कॉम्बिनेशन हो, एक तो एसिटिक डाई और एक बेसिक डाई। तो दोस्तों बेसिकली हमारे लीजमैन स्टैन 2 डाई से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिथाइलिन ब्लू एंड साथ में हमारे पास क्या है, यूसिन। तो जो मिथाइलिन ब्लू है दोस्तों वो बेसिक नेचर की होती है, और जो यूसिन है वो एसिडिक नेचर की होती है, तो दोस्तों जो मिथाइलिन ब्लू है, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि हम लीजमैन स्टैन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों बेसिकली जो लीजमैन स्टैन पाउडर है, जो कि टू डाई का कॉम्बिनेशन है, एक तो मिथाइलिन ब्लू और दूसरा यूसिन, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास पाउडर फॉर्म में अवेलेबल होते हैं कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर्ड। देन इसको क्या कर देते हैं हम एब्सोल्यूट मेथनॉल में क्या कर देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं। डिजोल्व करने के बाद जो भी कंटेनर है हमारे पास लीजमैन स्टैन को, उसको कंटेनर में फिल कर देंगे। देन फिल करने के बाद
उसके जो कैप है उसको बंद कर देंगे। देन बंद करने के बाद उसको ऐसे प्लेस पर रखेंगे कि जो डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ना आए। यदि दोस्तों इसमें यदि कोई भी स्टैंड सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आ जाती है यदि डायरेक्ट, तो क्या होता है इसमें जो स्टैंड है उसका डिटोरिएशन हो जाता है। तो स्टैंडिंग के डिटोरिएशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेस में रखेंगे जो जहाँ पर ये डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ना आए। तो दोस्तों अब प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लिस्मर स्टैंड में। प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, बेसिकली लिस्मर स्टैंड के प्रिंसिपल को समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल्स के बारे में समझना पड़ेगा। सेल्स की तो बेसिकली ये मान लीजिए हमारे पास एक सेल है, सेल के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है लार्ज पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। एंड ये हमारे पास जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है न्यूक्लियस। तो दोस्तों जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, बेसिकली साइटोप्लाज्म बेसिक नेचर का होता है। बेसिक नेचर का क्या होता है दोस्तों, बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, साइटोप्लाज्म की बेसिक नेचर होने का कारण है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट प्रोटीन एंड जो अदर कंपोनेंट लाइक मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया या तो मान लीजिए गोल्गी एपिटास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी चीजें यहाँ पे सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है, प्रोटीन और जो अदर कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म के, वो होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। तो उनके कारण क्या होता है, साइटोप्लाज्म बेसिक नेचर का होता है। जो सेल्स के न्यूक्लियस है वो क्या बेसिकली एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक नेचर का क्या होता है दोस्तों, सेल्स में न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड में स्पेशली फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके कारण न्यूक्लियस क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो साइटोप्लाज्म किस नेचर का होता है दोस्तों, बेसिक नेचर। और जो न्यूक्लियस है दोस्तों वो क्या है, एसिडिक नेचर का। तो दोस्तों अब आप आई होप आप लोग अब समझ पाएंगे लिस्मर स्टैंड का प्रिंसिपल, यदि आप लोगों को पता चल गया होगा कि सेल्स का बेसिक कंपोनेंट कौन सा है और एसिडिक कंपोनेंट कौन सा है। तो चलिए हम सबसे स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल लिस्मर स्टैंड का। तो दोस्तों लिस्मर स्टैंड का जो बेसिकली लिस्मर स्टैंड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाई, एक तो मिथाइलिन ब्लू और यूसिन। मिथाइलिन ब्लू क्या है, बेसिक डाई है, और जो यूसिन है वो एसिडिक डाई है। तो दोस्तों स्टैंड का प्रॉपर्टी होता है कि जो एसिडिक डाई है वो क्या करेगी, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टैंड करेगी, एंड जो बेसिक डाई है वो क्या करेगी, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टैंड करेगी, एंड जो एसिडिक डाई है वो सेल के बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टैंड करेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो मिथाइलिन ब्लू क्या है हमारे पास है, बेसिक डाई है। तो बेसिक डाई क्या करेगी, सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट को स्टैंड करती है। एसिडिक कंपोनेंट सेल का कौन सा है, न्यूक्लियस। तो दोस्तों जो मिथाइलिन ब्लू क्या करेगा, सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट न्यूक्लियस को स्टैंड करेगा। तो मतलब जो व्हाइट ब्लड सेल्स की जो न्यूक्लियस है, लाइक मान लीजिए न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल, इनकी जो न्यूक्लियस है इनको कौन स्टैंड करेगा, मिथाइलिन ब्लू। तो मिथाइलिन ब्लू से स्टैंड होने के कारण जो न्यूक्लियस है व्हाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली हमें ब्लू और वायलेट कलर ऑब्जर्व होगा। देन ये दोस्तों यूसिन क्या है, एसिडिक स्टैंड है। तो ये क्या करेगा, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टैंड करेगा। बेसिक कंपोनेंट सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म। तो यूसिन साइटोप्लाज्म को बेसिक कंपोनेंट को सेल के बेसिक कंपोनेंट को स्टैंड करेगा। तो हमें बेसिकली सेल्स का साइटोप्लाज्म होगा पिंक और रेड इन कलर दिखेगा। देन दोस्तों यूसिन जो मिथाइलिन ब्लू है ये क्या करेगा, बेसोफिल सेल्स के जो साइटोप्लाज्म जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एसिडिक नेचर होने के कारण क्या करता है, जो मतलब बेसोफिल है, बेसोफिल का साइटोप्लाज्म क्या हमें ब्लू और वायलेट कलर दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि जो बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रेन्यूल क्या है, एसिडिक नेचर के। तो एसिडिक नेचर होने के कारण अब ये बेसिक डाई है तो क्या करेगी, एसिडिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टैंड करेगी। तो हमें बेसोफिल के ग्रेन्यूल क्या होंगे, ब्लू और वायलेट कलर में ऑब्जर्व होंगे। तो आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिस्मर स्टैंड। देन दोस्तों लिस्मर स्टैंड के प्रिंसिपल के बाद हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन ऑफ स्मेयर। स्मेयर का प्रिपरेशन करना है। तो स्मेयर दोस्तों बेसिकली स्मेयर प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या होता है, तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो पेशेंट का ब्लड, या तो आइदर हम वेनस ब्लड DTA एंटीकोगुलेंट में लेंगे, या तो मान लीजिए यदि हम फिंगर प्रिक कर रहे हैं तो फिंगर प्रिक करके भी हम स्मेयर प्रिपेयर कर सकते हैं। देन दो स्लाइड की होगी, एक तो हमें स्प्रेडर की रिक्वायरमेंट होगी और एक क्लीन ड्राई ग्रेस फ्री ग्लास स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों देन हमें क्या करना है, एक
क्लीन ड्राई क्रिस्पी ग्लास स्लाइड लेना है। अब क्रिस्पी ग्लास स्लाइड लेने के बाद जो भी हम ब्लड ले रहे हैं, तो फिंगर प्रिक ब्लड ले रहे हैं, या इधर मान लीजिए वेनस ब्लड कलेक्ट किए हुए हैं और उसको एडिटी एंटीकोगुलेंट वैल्यू हमने लिए हैं, तो इसको प्रॉपर हमें क्या करना है, मिक्स करना है। देन मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, जो ब्लड की 1 ड्रॉप पिपेट की हेल्प से हमें क्या करना है, जो स्लाइड है स्लाइड के 1 कॉर्नर पर प्लेस ऐड करना है 1 ड्रॉप। देन जो स्प्रेडर स्लाइड है, स्प्रेडर स्लाइड को ब्लड की ड्रॉप के आगे की ओर ऐसे रखना है। देन रखने के बाद क्या करना है, हमें रखने के बाद 30 से 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें क्या करना है, जो स्प्रेडर स्लाइड को आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देना। देन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर देंगे हम, तो हमें हमारी स्मेल क्या होगी, टंग से प्रिपेयर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग समझ पाएंगे, जो है हमारे पास स्प्रेडर, जो हमारी स्लाइड आप लोगों को दिख रही है। तो दोस्तों अब हमारी स्मेयर बन चुकी है। देन स्मेयर बनने के दोस्तों स्मेयर टंग से बनाने का क्या कारण है, दोस्तों टंग से बनाने का ये कारण मैम कि इसमें क्या बेसिकली होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, हेड एंड जो बी वाला पार्ट होता है बॉडी, एंड जो लास्ट पार्ट ये टेल। तो दोस्तों बेसिकली जो स्मेयर का हेड पार्ट है वो थिक होता है और जो बॉडी है वो भी थोड़ा थिक होता है। देन जो टेल है वो थोड़ी थिन होती है। तो दोस्तों रेड ब्लड सेल्स क्या होती हैं, जो हेड और बॉडी पार्ट में होती है, एक दूसरे के ऊपर काफी बहुत ज़्यादा हेड है होती हैं। तो यहाँ पे हमें वाइट ब्लड सेल्स का आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट जो स्मेयर का टेल एरिया है, टेल एरिया में होती है रेड ब्लड सेल्स एक दूसरे के ऊपर कम एडेयर होती है। तो कम एडेयर होने का क्या होता है, हमें वाइट ब्लड सेल्स के आइडेंटिफिकेशन करने में आसानी होती है। तो इसलिए हम स्मेयर को टंग से प्रेफर करते हैं। आई होप आप लोग समझ पाएंगे कि हम स्मेयर को टंग से क्यों प्रेफर करते हैं। और दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, एक आरडीएल स्मेयर के कैरेक्टर क्या होते हैं। एक आरडीएल स्मेयर फ्री फ्रॉम होल, मतलब स्मेयर में जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये स्मेयर बनी हुई है जी, तो इसमें कोई भी होल ऐसे बीच में होल प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए इसमें कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए बीच में। यदि मान लीजिए आपका स्प्रेडर आगे यहाँ तक मूव किया, देन आगे फिर यहाँ पर रुक गया, तो ऐसा कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और जो स्मेयर है वो बेसिकली इतने एरिया को कवर करना चाहिए, एंटायर एरिया ऑफ स्लाइड को, पूरे एंटायर एरिया ऑफ स्लाइड को इसमें कवर नहीं करनी चाहिए। यदि मान लीजिए आप ऐसे इसमें प्रिपेयर करते जाइए, पूरा जो स्लाइड के पूरे एंटायर एरिया को कवर किए हुए हैं, ये एक आइडियल स्मेयर के कैरेक्टर नहीं होते। तो एक आइडियल स्मेयर क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम होल एंड फ्री फ्रॉम स्क्रैच एंड द स्मेयर डू नॉट कवर द एंटायर एरिया ऑफ द स्लाइड। देन दोस्तों हमारी स्मेयर प्रिपेयर हो चुकी है। देन स्मेयर को प्रिपेयर होने के बाद हम स्मेयर को करेंगे एयर ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों अब हमारी स्मेयर एयर ड्राई हो चुकी है। देन स्मेयर के एयर ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, स्मेयर को फिक्सेशन करेंगे। तो फिक्सेशन करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, जो मेथनॉल है, मेथनॉल में कर देंगे 2 मिनट के लिए ऐड रख देंगे स्मेयर को फिक्सेशन करने के लिए। तो एम ऑफ फिक्सेशन क्या है दोस्तों, ड्यूरिंग हम स्टाइलिंग परफॉर्म करेंगे। देन स्टाइलिंग परफॉर्म करने के बाद जब हम वॉश करेंगे स्लाइड को, तो वॉश करने के टाइम पे हमारी स्मेयर वॉश आउट ना हो जाए, तो वॉश आउट से पास आउट होने से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्मेयर को मेथनॉल फिक्सेटिव में फिक्स कर रहे हैं। तो फिक्सेशन तो फिक्सेशन हमें कैसे करना है, मेथनॉल फिक्सेटिव का यूज करना है। तो आफ्टर 2 मिनट होने के बाद देन हम इसमें क्या करेंगे, स्टैंडिंग की ओर ले जाएंगे। तो स्टैंडिंग करने के लिए आगे को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग में क्या होगा दोस्तों, प्लेस द स्लाइड ऑन स्टैंडिंग रैक एंड कवर द स्मेयर विथ 5 to 8 ड्रॉप ऑफ लीसमैन स्टैंड। क्या करना है दोस्तों, बेसिकली स्लाइड को हमें क्या करना है, स्टैंडिंग रैक के ऊपर प्लेस करना है। देन प्लेस करने के बाद जितने भी एरिया हमने स्लाइड में स्मेयर को प्रिपेयर किया है, तो उस एरिया को हमें क्या करना है, 5 से 8 ड्रॉप जो लीसमैन स्टैंड किया है उसे कवर कर देंगे। देन वेट फॉर 2 मिनट एंड आफ्टर 2 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें बफर्ड वाटर ऐड करेंगे। तो दोस्तों क्या है हमारा फर्स्ट स्टैंडिंग होने के बाद हमारा पहला क्या है, प्लेस द स्लाइड ऑन स्टैंडिंग
place the slide on standing rack and cover the smear with 5 to 8 drop of Leishman stain. And wait for 2 मिनट। दोस्तों आफ्टर 2 मिनट होने के बाद हम क्या करेंगे, तो लेसमैन जो स्लाइड के ऊपर हम क्या करेंगे, स्मेयर के स्लाइड में जो स्मेयर के ऊपर हम क्या करेंगे, बफर्ड वाटर और डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे जिसका pH 6.8, वो भी हम कितने अमाउंट में ऐड करेंगे, बफर्ड वाटर को डबल वॉल्यूम में ऐड करेंगे। यानी कि यदि हमने 5 से 8 ड्रॉप यदि लेसमैन स्टेन की ऐड किए हैं तो हमें 10 to 16 ड्रॉप क्या करेंगे, बफर्ड वाटर और डिस्टिल वाटर को ऐड करेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है, ऐड डबल वॉल्यूम ऑफ बफर्ड वाटर, डबल वॉल्यूम में हमें बफर्ड वाटर ऐड करना है। एंड वेट फॉर 10 मिनट, 8 to 10 मिनट, एंड वेट फॉर 8 to 10 मिनट। तो दोस्तों मोस्ट जो लैब में जो स्टैनिंग परफॉर्म करते हैं टेक्नीशियन, उनको ये पता नहीं होता है कि हम लेसमैन स्टेन में बफर्ड वाटर ही क्यों ऐड करते हैं, हम टैप वाटर, नॉर्मल वाटर क्यों ऐड नहीं कर सकते। तो दोस्तों बेसिकली क्या होता है, इसलिए बफर्ड वाटर का pH कितना है, pH बेसिकली कितना है 6.8। तो जो बफर्ड वाटर है क्या होता है दोस्तों, बेसिकली जो लेसमैन स्टेन के क्रिस्टल हैं वो क्या होते हैं, नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो ये नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो सेल्स के कंपोनेंट में क्या करेंगे, सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। जो नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में जो लेसमैन स्टेन के क्रिस्टल हैं वो सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाते। तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे तो सेल्स को कैसे स्टेन करेगी। तो दोस्तों बेसिकली जो बफर्ड वाटर है वो क्या करता है, डिस्टिल वाटर है, बफर्ड वाटर और डिस्टिल वाटर क्या करता है, जो लेसमैन स्टेन के नॉन आयोनाइज्ड क्रिस्टल हैं इनको क्या कर देगा, आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे तो सेल्स के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे। देन इजीली पेनिट्रेट होने सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा जो लेसमैन स्टेन के क्रिस्टल, तो क्या होगा, जे सेल्स के कंपोनेंट को स्टेन कर देंगे। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाएंगे कि हम बफर्ड वाटर ही क्यों यूज करते हैं। दोस्तों जो टैप वाटर होता है, बेसिकली टैप वाटर में क्या होता है, उसमें माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो इस कारण से क्या होते हैं, टैप वाटर का भी यूज नहीं करते हैं स्टेनिंग में। देन आफ्टर 8 to 10 मिनट होने के बाद हमें क्या करना है, वॉश द स्लाइड एंड प्लेस इन ड्रेनिंग रैक फॉर एयर ड्राइंग। हमारी स्लाइड को वॉश करना, और वॉश हमें इस प्रकार से करना है कि हमारी स्मेयर किसी प्रकार से वॉश ना हो जाए। तो वॉश होने से हमें स्मेयर को किसी वाले से, मतलब वाटर की इस ड्रॉप को क्या करना है, हमें हमारे फिंगर के ऊपर गिराना है। देन फिंगर के ऊपर गिराने के बाद स्लोली स्लाइड से होकर गुजरनी चाहिए, जिससे हमारी स्मेयर वॉश आउट नहीं होगी। तो दोस्तों थर्ड हमारा स्टेप क्या है, वॉश द स्लाइड इन रनिंग वाटर। देन रनिंग वाटर में वॉश करने के बाद स्लाइड को हमें क्या करना है, ड्राइनिंग रैक के ऊपर प्लेस करना है। देन ड्राइनिंग रैक के ऊपर प्लेस करने के बाद उसे ड्राइंग होने देना। देन आफ्टर ड्राई होने के बाद हम क्या करेंगे, जो स्लाइड है स्मेयर है उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। तो दोस्तों जब हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या होगा, बेसिकली रेड ब्लड सेल्स क्या होगी, पेल पिंक कलर ऑब्जर्व होगी, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है। तो जो एसिडिक स्टेन है वो बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल को स्टिक करती है। सिर्फ रेड ब्लड सेल्स में क्या साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो क्या करेगी, जो एसिडिक स्टेन है यूसिन वो क्या करेगी, रेड ब्लड सेल्स के साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगी, जिससे हमें रेड ब्लड सेल्स की पेल पिंक कलर ऑब्जर्व होगी। देन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, मान लीजिए बेसिकल का जो साइटोप्लाज्म होगा
हमें ब्लू और वॉयलेट कलर में ऑब्जर्व होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि बेसिबल के साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल प्रेजेंट है वो क्या है, एसिडिक नेचर के। तो एसिडिक नेचर के होने के कारण क्या होगा, बेसिक डाइस्टेन, बेसिक डाइन कौन है हमारी, मिथाइलिन ब्लू। तो इसलिए हमें बेसिबल के जो साइटोप्लाज्म में बेसिकली ब्लू और वॉयलेट कलर ऑब्जर्व होगा। देन जो हमारे पास मान लीजिए इयोसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल है, इनके जो ग्रेन्यूल है वो हमें क्या मिलेंगे, बेसिकली ग्रेन्यूल है वो क्या होंगे, जो उनका जो साइटोप्लाज्म है वो बेसिक नेचर का है, तो वो एसिडिक स्टेन को लेंगे यूसिन, तो वो हमें पेल और पिंक कलर ऑब्जर्व होंगे। आई होप दोस्तों आप लोग लिस्मन स्टेनिंग के प्रिंसिपल प्रोसीजर के बारे में आप लोग समझ पाए होंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने यदि मेरा प्रैक्टिकल जो लैब में हम कैसे लिस्मन स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं, यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा, मैंने दोस्तों लिस्मन स्टेनिंग के प्रैक्टिकल का वीडियो बना दिया हूँ, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हेमेटोलॉजी में आप लोगों को लिस्मन स्टेनिंग का प्रैक्टिकल वीडियो मिल जाएगा कि हम लेबोरेटरी में लिस्मन स्टेनिंग कैसे करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे यूजफुल वीडियो के जो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।